नमस्कार, आप देख रहे हैं यूजर टाइम्स। आज दिनांक है 25 मार्च 2025, दिन मंगलवार। चलिए बात करते हैं आज की 15 बड़ी खबरों के बारे में। पहली खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट की फटकार, 24 घंटे में मकान गिराना गलत, फिर मिलेगा निर्माण का मौका। यूपी में 24 घंटे के नोटिस में मकान गिराने पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, राज्य सरकार को मिली कड़ी फटकार। अब मिलेगा दोबारा बनाने का मौका, लेकिन शर्तें लागू आई है। जानते हैं पूरा मामला। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि 24 घंटे में मकान गिराना गलत है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि बिना अपील का मौका दिए किसी का घर नहीं तोड़ा जा सकता। मामला प्रयागराज का है, जहां वकील जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद और अन्य लोगों के मकान 6 मार्च 2021 को नोटिस देने के अगले ही दिन गिरा दिए थे। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वे अतिक्रमणकारी नहीं बल्कि पट्टेदार थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। कोर्ट का सख्त रुख। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को अपील करने का समय देना चाहिए था। अब कोर्ट याचिकाकर्ताओं को अपने खर्चे पर दोबारा निर्माण करने की अनुमति देगा, लेकिन उन्हें शपथ पत्र देना होगा कि वे जमीन पर कोई और दावा नहीं करेंगे। राज्य सरकार पर सवाल। अटॉर्नी जनरल का कहना है कि ये लोग अवैध कब्जाधारी थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि सरकार कानून की प्रक्रिया का पालन किए बिना कार्रवाई नहीं कर सकती। तो क्या अब सरकार को अपने फैसलों पर दोबारा सोचना होगा? आपका क्या कहना है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर आ रही है भाजपा को मिलेगा नया अध्यक्ष, अप्रैल के दूसरे सप्ताह में हो सकता है बड़ा ऐलान। भाजपा को जल्द मिल सकता है नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। संघ की हरी झंडी के बाद अप्रैल के दूसरे हफ्ते में हो सकता है बड़ा ऐलान। पीएम मोदी, जेपी नड्डा और संघ के बीच बैठकों के बाद अब सियासी हलचल तेज हो गई है। आइए जानते हैं पूरा मामला। भाजपा को नया अध्यक्ष मिलने की अटकलें तेज हो गई। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अप्रैल के दूसरे सप्ताह में राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है। हाल ही में संघ की बेंगलुरु में 3 दिवसीय प्रतिनिधि सभा बैठक हुई, जिसके अगले ही दिन जेपी नड्डा ने पीएम मोदी से मुलाकात की। इस बैठक के बाद संगठन चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। भाजपा पिछले कुछ महीनों से संगठन चुनाव की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे रही है। जेपी नड्डा के कार्यकाल को 13 महीने से लगातार बढ़ाया जा रहा है। 18 राज्यों में संगठन चुनाव पूरे होने के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा होगी। 30 मार्च को नागपुर दौरे पर पीएम मोदी। भाजपा सूत्रों का कहना है कि 30 मार्च को पीएम मोदी नागपुर जाएंगे, जहां उनकी मुलाकात संघ प्रमुख मोहन भागवत से हो सकती है। इसके बाद 2 से 4 अप्रैल तक पीएम बैंकॉक में बिम्स्टेक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और 5 अप्रैल को श्रीलंका दौरे पर होंगे। तो क्या अप्रैल में भाजपा को मिल जाएगा नया अध्यक्ष? आपका क्या कहना है? कमेंट करें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर आ रही है दिल्ली में डीटीसी का बड़ा घोटाला या प्रशासनिक लापरवाही। कैग रिपोर्ट का खुलासा। दिल्ली परिवहन निगम यानी डीटीसी लगातार घाटे में जा रहा है, लेकिन पिछली सरकारों ने इसे बचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। बसें घटी, घाटा बढ़ा। 2015 डीटीसी के पास 4,344 बसें थीं। 2023 ये घटकर सिर्फ 3,937 रह गई। सरकार के पास फंड था, लेकिन खरीदी सिर्फ 300 इलेक्ट्रिक बसें। घाटे के चौंकाने वाले आंकड़े 2015 से 2022 तक 14,000 करोड़ का घाटा। 2021-22 में ही 8,498 करोड़ का नुकसान और सिर्फ ब्याज चुकाने में चला गया 8,375 करोड़। सीसीटीवी और टिकट सिस्टम में भी घोटाला। 53 करोड़ खर्च कर कैमरे लगाए, लेकिन आज तक काम नहीं कर रहे। ऑटोमेटिक टिकट सिस्टम दिसंबर 2017 में शुरू, 2020 से बंद पड़ा है। राजनीति गरमाई। आम आदमी पार्टी कह रही है कोई घोटाला नहीं, बीजेपी बेवजह मुद्दा बना रही। बीजेपी कह रही है आम आदमी पार्टी रिपोर्ट से भाग रही है, घोटाले की पोल खुल चुकी है। अब सवाल ये डीटीसी को घाटे से उबारने के लिए ठोस कदम कब उठाए जाएंगे? चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर आ रही है गया में बुलेट ट्रेन। 43 गांवों से गुजरेगा नया रूट। बिहार में बुलेट ट्रेन को लेकर बड़ा अपडेट आया है। गया जिले के 6 प्रखंडों के 43 गांवों में जमीन सर्वे पूरा हो चुका है। इन गांवों के किसानों की जमीन रेलवे अधिग्रहित करेगी, जिसके लिए जिला प्रशासन को खाता खेसरा की लंबी सूची भेजी गई है। बुलेट ट्रेन सर्वे और अधिग्रहण प्रक्रिया गया में पहले मेट्रो का सर्वे पूरा हुआ। अब बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर तेजी आई है। पहले चरण में जमीन चिन्हित की गई, अब दूसरे चरण में सरकारी और गैर सरकारी जमीन का निर्धारण होगा। रेलवे और जिला प्रशासन भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पर मंथन कर रहे हैं। इस परियोजना से गया वासियों में बुलेट ट्रेन को लेकर उत्साह बढ़ गया है। इन गांवों से गुजरेगी बुलेट ट्रेन। टनकुप्पा प्रखंड, दर्जियाचक, धीवर, इचौई, सदाबहा, शिला, अकुड़हवा, बरसौना, विलंदपुर, मानपुर प्रखंड, अमरी, बारा, बरेबा, बैजलेट, गुमेला, बारादंधार, गेरे, ईगना, लखनपुर, मंझौली, नौघरिया, रसलपुर, सोहेबपुर, खिजरसराय प्रखंड, बाना, बीजोपुर, खिजरसराय, लालगंज, लोदीपुर, मकसूदपुर, मोकामचक, नगरियावा, नौडीहा, रौनिया, फतेहपुर प्रखंड, डुमरी चट्टी, जयपुर, जमहेता, कठौतिया, खिरा, मनहोना, मानपुर, पहाड़पुर, रातो खुर्द, बोधगया प्रखंड, लोहाचकरी, डोभी प्रखंड, मनुहरी। क्या अभी बुलेट ट्रेन के रूट पर सब कुछ फाइनल है? अभी स्पष्ट नहीं है कि बुलेट ट्रेन मौजूदा रेलवे लाइन पर चलेगी या नई लाइन बिछेगी। NHSRCL नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन LTPD ने प्रशासन को गांवों की सूची दी है, जिसकी जांच पड़ताल जारी है। केंद्र सरकार ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर पहला कदम बढ़ा दिया है, लेकिन रूट को लेकर अभी भी कई सवाल बने हुए हैं। गया में बुलेट ट्रेन कितनी जल्दी दौड़ेगी?
क्या ये दावों के विकास को गति देगी? आपकी राय हमें कमेंट में बताएं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर आ रही है मशहूर डायरेक्टर और कोरियोग्राफर फराह खान के एक बयान से बवाल मच गया है। होली को लेकर उनकी टिप्पणी पर हिंदुस्तानी भाव ने कड़ा एतराज जताया है और हाई कोर्ट में FIR की याचिका दायर कर दी। आखिर पूरा मामला क्या है, चलिए आपको बताते हैं। बॉलीवुड की जानी मानी डायरेक्टर फराह खान अपने बिंदास अंदाज के लिए मशहूर हैं, लेकिन इस बार उनका यही अंदाज उन पर भारी पड़ता दिख रहा है। फराह खान इन दिनों सेलिब्रिटी मास्टर शेफ शो में नजर आ रही हैं। शो के एक होली स्पेशल एपिसोड में उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो गई। फराह ने होली को छपरियों का पसंदीदा त्योहार बताया और बस फिर क्या था, बवाल शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर गुस्सा फूट पड़ा। हिंदुस्तानी भाव ने इसे हिंदू त्योहारों का अपमान बताया और FIR दर्ज कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका डाल दी। उनका कहना है कि ये बयान सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा सकता है। सूत्रों के मुताबिक हिंदुस्तानी भाव ने 21 फरवरी को खार पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। अब देखना यह होगा कि हाईकोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाती है। फराह खान सिर्फ एक कोरियोग्राफर या डायरेक्टर ही नहीं बल्कि एक्ट्रेस भी रह चुकी हैं। कुछ होता है, ओम शांति ओम जैसी फिल्मों में छोटे छोटे रोल कर चुकी हैं, लेकिन अब उनके बयान ने उन्हें मुश्किल में डाल दिया है। तो क्या फराह खान के इस बयान पर FIR दर्ज होगी या फिर ये मामला सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित रह जाएगा? आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर आ रही है संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर कड़ा जवाब दिया है। जम्मू कश्मीर पर बार बार बयानबाजी करने वाले पाकिस्तान को भारत ने साफ शब्दों में कह दिया है, पहले अवैध कब्जा खाली करो। आखिर ये पूरा मामला क्या है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया, लेकिन इस बार भारत ने उसे कड़ी फटकार लगाई। भारतीय प्रतिनिधि पार्वथानी हरीश ने दो टूक शब्दों में कहा, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान को वहां से अवैध कब्जा हटाना होगा। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के विशेष सहायक सैयद तारिक फातमी ने सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया था, लेकिन भारत ने तुरंत इस पर आपत्ति जताई और पाकिस्तान को उसकी जगह दिखा दी। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने कहा कि पाकिस्तान को बार बार झूठा प्रचार करने की बजाय अपने देश में आतंकवाद और कट्टरता पर लगाम लगानी चाहिए। भारत ने दो टूक कह दिया, पाकिस्तान अवैध कब्जा छोड़े और मंच को भटकाने की कोशिश बंद करे। ये पहली बार नहीं है जब भारत ने पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई हो। कुछ दिन पहले भी पाकिस्तान ने जिनेवा में मानवाधिकार उल्लंघन का झूठा आरोप लगाया था, तब भी भारत ने उसे करारा जवाब दिया था। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर पहले ही कह चुके हैं कि जम्मू कश्मीर का असली समाधान पाकिस्तान के कब्जे वाले हिस्से की वापसी से ही होगा। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद अब कश्मीर में विकास और लोकतंत्र की बहाली हो रही है। तो क्या पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज आएगा या फिर संयुक्त राष्ट्र में बार बार फटकार खाने के बाद भी वही रट लगाए रखेगा? आपकी राय क्या है, कमेंट में बताएं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर आ रही है DGCA का नया आदेश। अब टिकट बुकिंग पर मिलेगी यह खास सुविधा अगर आप हवाई सफर करते हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। DGCA ने एयरलाइंस को एक नया आदेश दिया है जिससे यात्रियों को अब एक खास सुविधा मिलेगी। क्या है नया आदेश? DGCA ने सभी एयरलाइंस को निर्देश दिया है कि जब भी कोई यात्री फ्लाइट टिकट बुक करे तो उसे एक SMS या WhatsApp मैसेज में यात्री चार्टर का ऑनलाइन लिंक भेजा जाए। इस लिंक में क्या होगा आइए जानते हैं। यात्रियों के अधिकारों की पूरी जानकारी होगी, नियम और शर्तें, शिकायत दर्ज करने का तरीका। 27 मार्च 2025 तक सभी एयरलाइंस को इसे करना होगा लागू। आपको बता दें DGCA ने 7 मार्च को इस बारे में एयरलाइंस को चिट्ठी भेजी थी और इसे अनिवार्य करने के लिए कहा है। स्पाइसजेट ने इस सिस्टम को सबसे पहले लागू कर दिया है। यात्रियों को होगा फायदा। अब अगर आपकी फ्लाइट कैंसिल हो जाए, देरी हो या कोई भी समस्या हो तो आप अपने अधिकारों को जान पाएंगे और उचित कदम उठा सकेंगे। एयरलाइंस को मिलेगा अल्टीमेटम। जो कंपनियां इस नियम को लागू नहीं करेंगी उनके खिलाफ DGCA सख्त एक्शन ले सकता है। तो अगली बार जब भी आप टिकट बुक करें SMS या WhatsApp चेक करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट की पंजाब सरकार को फटकार। पेंशन योजना पर बड़ा सवाल। सुप्रीम कोर्ट पंजाब में 1996 की पेंशन योजना को लागू करने के केस की सुनवाई कर रहा था, लेकिन राज्य सरकार लगातार टालमटोल कर रही थी। कोर्ट ने क्या कहा आइए जानते हैं। सरकार ने कई बार आश्वासन दिया लेकिन अमल नहीं किया। जस्टिस अभय S ओका ने कहा राज्य ने अदालत को धोखा दिया है। अगर सरकार कुछ नहीं करती तो अदालत खुद लाभार्थियों को पैसा दिलवाएगी। साथ ही आपको बता दें अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। कोर्ट ने पंजाब सरकार के वकील से जवाब मांगा और कहा कि अब भरोसा नहीं किया जा सकता। बड़ा सवाल यह है आखिर क्यों नहीं लागू हो रही योजना? क्या पंजाब सरकार कोर्ट के आदेश को हिके में ले रही? चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर आ रही है इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस वर्मा की वापसी पर बवाल। बार एसोसिएशन ने की अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा। तो क्या अब अदालत ही सवालों के घेरे में आ गई है? दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगे गंभीर आरोपों के बाद उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने का फैसला हुआ, लेकिन अब इस फैसले का जबरदस्त विरोध हो रहा है। क्या है पूरा मामला आइए जानते हैं। 14 मार्च की रात जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास में आग लगी।
और फिर वहां बेहिसाब नकदी मिलने की खबर सामने आई। मामला तूल पकड़ने लगा तो दिल्ली हाईकोर्ट ने उनसे न्यायिक कार्य वापस ले लिया और सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने उन्हें वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने की सिफारिश कर दी। लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन खुले तौर पर इस फैसले का विरोध कर रहा है और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें बार एसोसिएशन क्यों कर रहा है विरोध। बार एसोसिएशन का कहना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट भ्रष्ट जजों का डंपिंग ग्राउंड नहीं बन सकता। उन्होंने सीबीआई और ईडी से जांच की मांग की है और यहां तक कि महाभियोग चलाने की भी बात उठाई है। बार के अध्यक्ष अनिल तिवारी और महासचिव विक्रांत पांडे ने साफ कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक हड़ताल जारी रहेगी। आइए जानते हैं क्या होगा। अब 1 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच जारी है, लेकिन क्या इससे बार एसोसिएशन शांत होगा? क्या वाकई इलाहाबाद हाईकोर्ट को कचरा फेंकने की जगह बना दिया गया है? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या बार एसोसिएशन का विरोध सही है? कमेंट में अपनी राय दो। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर आ रही है भारतीय सेना की ताकत में होगा जबरदस्त इजाफा। अब ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें 800 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक दुश्मनों का खात्मा करेंगी। जी हां, भारतीय सेना और वायुसेना को जल्द ही ब्रह्मोस मिसाइलों का नया एडवांस वर्जन मिलेगा। इसकी रेंज अब बढ़ाकर 800 किलोमीटर कर दी गई है, जिससे दुश्मनों का बचना नामुमकिन हो जाएगा। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 250 से ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और अब इसे कैबिनेट कमेटी से फाइनल अप्रूवल मिलने का इंतजार है। इन मिसाइलों को रेगिस्तान और ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात किया जाएगा ताकि भारत की सुरक्षा और भी मजबूत हो। ब्रह्मोस भारतीय रक्षा प्रणाली का सबसे बड़ा अटूट हिस्सा बन चुकी है। यह मिसाइल फिलीपींस को भी निर्यात की जा रही है और कई देश इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो साफ है भारत अपनी सुरक्षा को और मजबूत करने के मिशन पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। ब्रह्मोस मिसाइलों की नई खेप से भारतीय सेना और भी घातक और अजेय बन जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर आ रही है दिल्ली में खुलेगी 100 अटल कैंटीन। सिर्फ 5 रुपए में मिलेगा भरपेट खाना। दिल्ली में रहने वाले गरीबों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब सिर्फ 5 रुपए में मिलेगा भरपेट खाना। सीएम रेखा गुप्ता ने बजट पेश करते हुए किया बड़ा ऐलान। दिल्ली में खुलेंगी 100 अटल कैंटीन। तो चलिए बताते हैं पूरी खबर। आसान शब्दों में दिल्ली के गरीबों को अब महंगे खाने की चिंता नहीं होगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में अपनी सरकार का पहला बजट पेश करते हुए कहा कि 100 अलग अलग जगहों पर अटल कैंटीन खोली जाएंगी, जहां मात्र 5 रुपए में लोगों को भरपेट पोषण युक्त भोजन मिलेगा। भाजपा ने चुनाव से पहले वादा किया था कि दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में गरीबों के लिए सस्ती दरों पर खाना मिलेगा और अब सरकार बनते ही इस पर काम भी शुरू हो गया। सीएम रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार ने सिर्फ वादे किए, लेकिन हम उसे पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आपने शीश महल बनवाया, हम गरीबों के लिए घर बनाएंगे। गरीबों के लिए ये योजना कितनी फायदेमंद होगी ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन दिल्ली की जनता इस फैसले का स्वागत कर रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या 100 अटल कैंटीन दिल्ली के गरीबों की भूख मिटा पाएंगी? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर आ रही है सौगात ए मोदी योजना। ईद पर 32 लाख मुस्लिम परिवारों को भाजपा का तोहफा। ईद पर भाजपा की खास सौगात। गरीब मुस्लिम परिवारों के लिए सौगात ए मोदी योजना का ऐलान। 32 लाख जरूरतमंदों को मिलेगा मोदी किट का तोहफा। तो क्या है इस खास योजना में और किन चीजों से भरी होगी ये किट? आइए आपको आसान भाषा में बताते हैं। अब जानते हैं इस मोदी किट में क्या क्या मिलेगा। इसमें खाने पीने की चीजें, खजूर, सेवई, चीनी, ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ कपड़े भी होंगे। महिलाओं के लिए सूट का कपड़ा और पुरुषों के लिए कुर्ता पायजामा शामिल होगा। यानी कि ये सिर्फ खाने तक सीमित नहीं, बल्कि गरीबों को अच्छे से त्योहार मनाने का मौका देगी। 32,000 मस्जिदों से भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के 32,000 कार्यकर्ता जुड़ेंगे। हर मस्जिद से 1,000 जरूरतमंदों को चिन्हित किया जाएगा और उन्हें मोदी किट दी जाएगी। अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा कि इस अभियान से सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा मिलेगा और भाजपा अन्य त्योहारों जैसे गुड फ्राइडे, ईस्टर और भारतीय नववर्ष पर भी इसी तरह लोगों से जुड़ेगी। और सिर्फ यही नहीं, जिला स्तर पर ईद मिलन समारोह भी होंगे, जहां मुस्लिम समुदाय से भाजपा का सीधा संवाद होगा। यानी कि सौगात ए मोदी योजना सिर्फ एक किट तक सीमित नहीं, बल्कि राजनीतिक समर्थन जुटाने की बड़ी रणनीति भी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? भाजपा का ये कदम गरीब मुस्लिम परिवारों के लिए एक बेहतरीन सौगात है या इससे पीछे कोई राजनीति? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर आ रही है किसानों को बड़ी सौगात। अब 6,000 की जगह मिलेंगे 9,000 रुपए। दिल्ली के किसानों को बड़ी राहत। अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 की जगह 9,000 रुपए मिलेंगे। साथ ही दिल्ली का नया बजट हुआ 1 लाख करोड़ रुपए का। आइए जानते हैं इस बजट में और क्या क्या है खास। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में अपनी सरकार का पहला बजट पेश किया। इस बार का बजट कुल 1 लाख करोड़ रुपए का होगा, जो आम आदमी पार्टी की सरकार के पिछले बजट से 31% ज्यादा। दिल्ली के किसानों के लिए यह बजट किसी सौगात से कम नहीं। अब तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए मिलते थे, लेकिन अब दिल्ली सरकार इसमें 3,000 रुपए, इसे 9,000 रुपए कर रही है। इसके लिए कुल 5 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। दिल्ली सरकार ने इस बार जल प्रबंधन और यमुना नदी की सफाई पर भी बड़ा कदम उठाया है।
पूरे 9,000 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट के लिए आवंटित किए गए हैं, जिससे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स का विकास और यमुना को साफ करने का काम किया जाएगा। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए इसके बजट पर केंद्र सरकार का भी प्रभाव रहता है। इस साल केंद्र सरकार से दिल्ली को 11,000 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद मिली है, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी केंद्रीय योजनाएं भी शामिल हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर आ रही है शराब के शौकीनों को झटका, 1 अप्रैल से जम्मू कश्मीर में महंगी होगी। शराब और बियर शराब के शौकीनों के लिए बुरी खबर। 1 अप्रैल से जम्मू कश्मीर में शराब और बियर के दाम बढ़ने जा रहे हैं। नई आबकारी नीति में कई बदलाव किए गए हैं, जिससे जेब पर असर पड़ेगा। आइए जानते हैं पूरी डिटेल। आबकारी नीति 2025-26 के तहत शराब की दुकान खोलने के लिए ऑनलाइन नीलामी की रजिस्ट्रेशन फीस 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दी गई है। इसके अलावा सभी प्रकार की शराब पर लेबल फीस को भी 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। नई नीति के तहत एक्साइज ड्यूटी में भी इजाफा हुआ है। अब जेके स्पेशल विस्की पर प्रति लीटर ड्यूटी 250 रुपए से बढ़कर 258 रुपए कर दी गई है। वहीं 750 ml की इंडियन मेड विस्की पर असेसमेंट ड्यूटी 64 रुपए से बढ़कर 65 रुपए हो गई है। अब अगर आप किसी प्राइवेट इवेंट में शराब सर्व करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अधिक पैसे देने होंगे। पहले छोटी पार्टियों के लिए 5,000 और बड़ी पार्टियों के लिए 10,000 रुपए लगते थे, लेकिन अब सबके लिए फीस 7,000 रुपए तय कर दी गई है। विक्रेताओं के लाइसेंस की फीस 3 लाख से बढ़कर 4 लाख कर दी गई है। वहीं शराब फैक्ट्रियों के लाइसेंस की फीस 9 लाख से बढ़कर 10 लाख हो गई है। नई नीति में साफ किया गया है कि राज्य में कोई नई शराब की दुकान नहीं खुलेगी और 21 साल से कम उम्र वालों को शराब बेचने पर सख्त पाबंदी रहेगी। साथ ही ओवर चार्जिंग करने वाले दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई होगी। पहली बार पकड़े जाने पर चालान 40,000, दूसरी बार 75,000, तीसरी बार 1 लाख रुपए और चौथी बार पकड़े जाने पर लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन इस महंगाई के बीच कुछ दुकानों पर शराब की सेल भी लगी हुई है। जिन ठेकेदारों को नई आबकारी नीति के तहत ठेका नहीं मिला, वे अपना स्टॉक क्लियर करने के लिए शराब पर 10% की छूट दे रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर आ रही है फरीदाबाद के लोगों के लिए खुशखबरी। शहर की 2 और सड़कें होंगी स्मार्ट। फरीदाबाद वालों के लिए खुशखबरी, शहर की 2 और सड़कें स्मार्ट बनने जा रही हैं। सीसीटीवी कैमरे, सोलर स्ट्रीट लाइट्स और भूमिगत बिजली तारों के साथ ये सड़कें आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगी। आइए जानते हैं पूरी डिटेल। फरीदाबाद में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अब 2 और सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के घर और ऑफिस के सामने वाली इन सड़कों को स्मार्ट बनाने की मंजूरी खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दी है। इस प्रोजेक्ट के लिए 18.10 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है और जल्द ही काम शुरू होने वाला है। इन सड़कों पर क्या क्या स्मार्ट सुविधाएं दी जाएंगी, आइए आपको बताते हैं। इन सड़कों को अपग्रेड करने के लिए कई हाईटेक सुविधाएं जोड़ी जाएंगी, जैसे कि स्मार्ट परत, सड़क की मजबूती और टिकाऊपन के लिए सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा के लिए हर जगह मॉनिटरिंग फुटपाथ, पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित रास्ता, ऑटोमेटिक सोलर स्ट्रीट लाइट्स, ऊर्जा बचाने के लिए भूमिगत बिजली, तारे बिजली के खंभों से छुटकारा। इस प्रोजेक्ट के लिए ठेकेदारों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे तय समय के भीतर निर्माण कार्य पूरा करें। किसी भी तरह की देरी या खराब गुणवत्ता के लिए संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाए। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने कहा है कि जल्द ही ठेकेदारों के साथ बैठक होगी और बची हुई औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी ताकि सड़क निर्माण सही तरीके से हो और समय पर पूरा किया जाए। तो दोस्तों, क्या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट फरीदाबाद की सड़कों को बेहतर बना पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। तो ये थी आज की 15 बड़ी खबरें। उम्मीद है कि आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही ताजा और तेज खबरें चाहते हैं तो न्यूज़र टाइम्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।